ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। ये तत्वार सूत्र की चर्चा अपनी कंटिन्यूस चल रही है और इस चर्चा के माध्यम से एक अच्छा विषय जिसे अपन कहें मध्य लोक की सारी व्यवस्थाएं, और मध्य लोक की सारी व्यवस्थाओं के अंदर कल जो हमने चैप्टर पकड़ा था कि भरत क्षेत्र के जैसी, यानी कि काल की स्थिति जहाँ जहाँ पर बदलती है या नहीं बदलती है तो कैसी रहती है, एक बहुत अच्छी जानकारी के रूप में है। वो अपन ने कल चर्चा में लिया था, बराबर ना, कि अगर मैंने कल उसको हाईलाइट इस रूप में किया था कि देवकुरु उत्तर कुरु में काल बदलता नहीं है, लेकिन देवकुरु उत्तर कुरु के काल की व्यवस्था हमारे यहाँ के पहले काल की भांति होती है। भांति में पूरा का पूरा काम जुड़ा हुआ है, इसके जैसा उसके जैसा इसके जैसा, ऐसा, बराबर ना। तो ये सब बातें कल हमने चर्चा में ली थी, वो शांति से हमने इसको समझा था। और उत्तर और दक्षिण में आयु सब बराबर होता है, ये 30वें नंबर के सूत्र ने बताया, बराबर। अब अपन आगे के सूत्र पर चर्चा करते हैं। 31 नंबर के सूत्र का उच्चारण मेरे साथ में करेंगे। विदेहेषु शंखे काला, बोलिए। विदेहेषु शंखे कालाः। बहुत बढ़िया। विदेहेषु शंखे कालाः, बोलो एक बार और। विदेहेषु शंखे कालाः। विदेह में, विदेह क्षेत्रों, विदेहेषु क्यों बोला, तो दो अर्थ में। एक तो विदेह क्षेत्र बहुत सारे हैं, है ना, और दूसरा अर्थ ये है कि विदेह में मनुष्य बहुत सारे हैं। दोनों अर्थ समझ में आए ना। फिर से कि विदेह में एक तो बहुत सारे विदेह हैं, बहुत सारे विदेह हैं कि नहीं है। 5 जम्बूद्वीप के कितने 32 विदेह, 30 विदेह आ गए वहां पर, 32 नगरियां, सॉरी। फिर ऐसे ही सब पांचों के 5 क्षेत्र में 32 विदेह क्षेत्र हैं, और उनमें सैकड़ों नहीं, असंख्यातों की संख्या में मनुष्य रहते हैं। और उनमें प्रत्येक मनुष्यों की आयु कितनी होती है, संख्यात वर्ष की। संख्यात वर्ष की मतलब 10, 50, 100 ऐसे गिनना क्या है। संख्यात मतलब क्या है? तो देखो 150 साल की आयु तो संख्यात कही ही जाती है, बट 150 के आगे, 150 के आगे जो, जिसे अपन कहे ना, कल अपन ने गिना था लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, ये जहां जहां तक भी पूर्व आते हैं ना, वो सबकी आयु संख्यात कही जाती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो कल मैंने आपको बताया था कि वो काउंटेबल है। भले ही वो 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, लेकिन वो सब काउंटेबल है, काउंट किया जाता है। लेकिन पल्योपम जहां पर आ जाता है वहां पर काउंट नहीं हो सकता, उपमा मान आ जाता है। मैंने बताया था ना, पल्योपम क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो क्या कहते हैं, पूर्व हैं, पूर्व तक की आयु काउंटेबल कही जाती है आयु के क्षेत्र में। वैसे तो बहुत सारी इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक किसी की आयु भले लाख पूर्व या कोटि पूर्व की हो, कोटि पूर्व की आयु किनकी है? किनकी थी कोटि पूर्व की? सीमेंद्र भगवान की आयु है कोटि पूर्व। सीमंदर भगवान। सीमेंद्र भगवान की आयु 1 कोटि पूर्व की है।
बराबर ना। तो 1 कोटि मतलब 1 करोड़ पूर्व, तो ये भी एक प्रकार से काउंट किया जा सकता है। लेकिन पल्योपम, पल्योपम उत्तम भोग भूमि के जीव की 2 पल्योपम, 3 पल्योपम, देवनारकियों की सागरोपम, ये पल्योपम और सागरोपम को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, असंख्येय, मतलब अनकाउंटेबल। और विदेह तक के जीवों की आयु को काउंट किया जाता है, मतलब काउंटेबल। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो विदेह में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य हैं। कितने? संख्यात। अभी वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन एक वो आती कि भाई अभी जो वर्तमान के सीमंद्र भगवान है विदेह क्षेत्र में, वो कौन सी नंबर के भगवान पर हुए थे और कौन से नंबर तक के भगवान तक रहेंगे अगली 24 के। हाँ, पता है किसी को? खोज के लाना। चलो, क्या प्रश्न है? हाँ, ये मैंने कहीं एक ऐसी याद थी ना, ये प्रश्नोत्तरी पर्यूषण वर्यूषण के टाइम पे सुडोकू टाइप के प्रश्न जिसमें ज्यादा होते। सर अगले 13वां तीर्थंकर। हाँ अगले 11वें સાંભળો સાંભળો સાંભળો, હું વાચિક પ્રમાણ નથી માનતો, વાચિક પ્રમાણ તો મારા મગજમાં છે। જે કોઈ કહે એ સાથે કંઈક ચોપડીની ફોટા પાડીને મોકલજો। ખબર પડી હું શું કહેવા માંગુ છું? અત્યારે શું ઓરલી માં સત્ય કેવો छिपाઈ ગયો, ઢકાઈ ગયો, ખબર જ નથી પડતી। બરાબર ને? એટલે જે કોઈ પણ કહે કંઈક વાંચેલો હોય તો જ મને કહેજો, ઓરલી હું એક્સેપ્ટ નથી કરતો। રિટર્નમાં જોઈએ, બરાબર ને? પણ एक्चुअल હું તમને એવી અપેક્ષા રાખું છું, આ તો મારી कहने की बात हुई। एक्चुअल में क्या चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी व्हाट्सएप के ज्ञान से ना चले, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर प्रश्नोत्तरों की बाढ़ आ रही है। और मैंने लिटरली वहां पे बहुत सारे प्रश्नों में बहुत बड़े झोलझाल देखे हैं, मतलब जो आगम से एकदम तद्दन विरुद्ध हैं। बराबर, इसीलिए आप लोग भले ही व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट्सएप को प्रमाण ना मानकर चले। प्रमाण के लिए तो अपने पास में जो आगम आदि की बात है वो 13वां है, कोई बोलेगा 14वां है, कोई बोलेगा 18वें से लेकर 13वें तक चलेंगे, कोई बोलेगा 16वें से लेकर 12वें तक चलेंगे। जो भी हो, स्पष्ट शब्दों में कहीं लिखा हुआ हो तो बताना, क्योंकि एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न निकलता है, दूसरे प्रश्न से तीसरा प्रश्न निकलता है। कभी किसी ने कोई प्रश्न छापा हो, बराबर, किसके आधार से छापा किसी को पता नहीं, उसके बाद से उस प्रश्न को 50 प्रश्न पत्रों में ले लिया है। ये प्रश्न लगभग वैसा ही, क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आज तक पढ़ा नहीं। अब जो पढ़ा हो वो लेकर आए, मुझे स्वीकार है, मैं किसी को नकार नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हो कहां से कहां तक रहेगा विधिवत रूप से, तो वो मुझे स्वीकार होगा। ऐसे कोई बोलो कि साहब फलाने व्हाट्सएप का पेपर था उसमें लिखा था, तो वो थोड़ा मेरी प्रकृति के बाहर है। बराबर, ये मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर जुड़ गया ना, खैर डॉक्टर के पहले ही ये शोध की वृत्ति तो पहले ही सी थी, लेकिन डॉक्टरेट किया तो उसमें और ज्यादा पक्की हो गई। बराबर, कि बिना प्रमाण के वो कोई चीज को मानना वो थोड़ा मुझे ऑड लगता है। बराबर ना? आप लोग भी ऐसी पद्धति विकसित करें तो जिनवाणी की शुद्धता के लिए और आपके ज्ञान की शुद्धता के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई कल के दिन कुछ भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सबसे, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? खुशी बहन सुन हंस रही, लगता है उनको ये पता है। सच बोल रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मूर्ख होना है। अगर आप पूरी तरीके से मूर्ख हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा भी अगर विवेक है तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं होंगे। बराबर समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत सारे नए नए लोग जो अभी मोबाइल में नए नए हैं, ऐसे तो बहुत पुराने हो गए। बराबर, थोड़े जो हम जैसे लोग हैं ना, ये सब चीज समझने लगे हैं। कौन सी बात? कि व्हाट्सएप में फेक मैसेज आते हैं, हाँ, कहीं की कहीं बात आती है।
लेकिन जो बुजुर्ग लोग जो व्हाट्सएप यूज करते ना, वो बेचारे तो लिखे हुए को आगम प्रमाण की भांति मानते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि कहीं से भी जानकारी आई हो वो सब जानकारी प्रमाण है। व्हाट्सएप मतलब रिटर्न गपशप। क्या बोला? व्हाट्सएप मतलब रिटर्न गपशप, रिटर्न गपोड़ा। तो जैसे गपशप के बीच में सत्य नहीं होता ना, वैसे वहां पर भी सब चीजें सत्य नहीं होती, बराबर? ठीक है ना? तो ये तो एक बात मैंने आपको बताई, बीच से थोड़ी प्रसंगेतर आई, लेकिन आपकी आत्मिक शांति के लिए सब चीजें जानना जरूरी है कि दुनिया सब बहुत बढ़िया हो रहा है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई बहुत तकलीफ नहीं है। कोरोना है वो अपनी जगह है, दुख बीमारियां वो अपनी जगह है, लेकिन आप उसको अपना जीवन स्पॉइल मत करने दो। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हो तो दिन के 10 बार कोरोना की वीडियो सुनकर, दिन के 10 बार मरण की जीवन बातें सुनकर अपने जीवन को स्पॉइल कर दोगे, नष्ट भ्रष्ट कर दोगे। बराबर समझ में आया? तो व्हाट्सएप को रखो साइड में और आनंद से जियो, कुछ नहीं हो रहा है, बस ये चिंता करो, बस बात खत्म। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ समझ जाओ, अच्छी बात है। हाँ तो विधेय में संख्या, तो संख्या तो मतलब कितना बहुत होता है। अपने यहाँ के 12वें 15वें नंबर के भगवान से लेकर अगले 10वें 12वें 15वें नंबर तक के भगवान होंगे, तब तक यहाँ पर एक ही भगवान चलेंगे, सीमेंद्र भगवान, बराबर ना? तो विधेयों में आयु कितनी होती है? संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य हैं, बराबर? लाख कोटि वाले, लाख पूर्व कोटि वाले, कोटि पूर्व वाले, ऐसे। क्लियर? दूसरे नंबर की बात 33 नंबर पे, द्विर्घातकी खंडे। द्विर बोलिए, सूत्र बोलिए 33 नंबर का। हाँ द्विर्घाती खंडे। द्विर्घाती खंडे। हाँ, देखो इसमें गलत लिखा और मैंने भी गलत पढ़ दिया। घात की खंड नहीं होना चाहिए, धात की खंड होना चाहिए। मैंने आपको बहुत पहले बताया था ना कि घात की करना मतलब उल्टा है। देखो इसमें भी मैं देख लेता हूँ इसमें सही है कि गलत है। कौन सा नंबर है? इसमें भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि शुद्धता का बहुत कम ध्यान रखा जाता है। ये 32 नंबर का सूत्र देखो, इसमें धात की खंड है लेकिन लिखने वालों ने घात की खंड कर दिया, बराबर? द्विर्धात की खंडे, क्या है सूत्र? द्विर्धात की खंडे। द्विर्घात की खंडे। हाँ द्विर्धात की खंडे। हाँ हाँ द्विर्घात की खंडे। मैं अच्छा चलो पूछ लेता हूँ, ये धात की खंड का धात की खंड नाम कैसे पड़ा? मैंने आपको पहले बताया था है? जैसे जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा, उसके पीछे कारण है ना। ऐसे धात की खंड, हाँ ऐसे तो धात की खंड का नाम धात की खंड क्यों पड़ा? मैंने सब बताया था, आपने बताया तो जरूर था। हाँ याद है ना? धात बताया। क्या होता है? एक फल होता है। कौन सा फल होता है? त्रिफला का एक फल होता है। चलो और स्पष्ट कर दें, आंवला। आंवला, बहुत बढ़िया। आंवले को संस्कृत में धातक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातक। ठीक है ना? तो उस जैसे जम्बू द्वीप के बीच में जम्बू यानी जामुन का वृक्ष है, दिखता है वो, है ना, वृक्ष नहीं है लेकिन उसके जैसा लगता है। ऐसे ही धातकी खंड में, वैसे ही धातकी खंड में बीच में आंवले का वृक्ष है, तो उस आंवले के वृक्ष के कारण उसका नाम कौन सा पड़ गया? धातकी खंड नाम पड़ गया। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? और ये मैंने जब सिखाया था तब बोला भी था कि 100 में से आपने 80 लोग ये भूल करते हैं, घातकी खंड बोलते हैं, धातकी नहीं बोलते। घातकी मतलब घात करने वाला खंड थोड़ी है, घातकी, घातक वो खंड नहीं है, धातक खंड है, बराबर? यानी आंवले वाले की बात यहाँ पर आती है। ठीक है, देखो तो यहाँ कहते हैं द्विर्धातकी खंडे, तो धातकी आदि खंडों में बाकी सारी चीजें क्या हैं? बोले द्विर द्विर मतलब दो दो, डबल डबल। फॉर एग्जाम्पल इसको इस रूप में समझे कि जैसे जम्बू द्वीप में
6 क्षेत्र हैं, 6 पहाड़ हैं, 7 क्षेत्र हैं, 14 नदियां हैं। तो धातकी खंड में क्या होगी, पूर्व और पश्चिम की मिला मिला के 6 यानी डबल डबल, नदियां डबल डबल, पहाड़ डबल डबल, क्षेत्र डबल डबल, यानी जो जम्बू द्वीप में है उससे डबल डबल धातकी खंड में होगा। और जितना धातकी खंड में है उससे डबल डबल कौन से खंड में होगा, पुष्कर द्वीप में होगा। और अपने को आधे पुष्कर वर्ग की पता है, इसीलिए बाकी पुष्कर वर्ग में भी आधा सेम व्यवस्था है। बराबर ख्याल में आया। तो धातकी खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि सब कितने हैं, जम्बू द्वीप से डबल डबल होते हैं। द्विर मतलब डबल डबल होते हैं। क्लियर हुआ? देखो कोई प्रश्न इस बारे में पूछ लूं, आपको नहीं है तो मैं पूछ लूं। हाँ देखो, अब फिर अगला 34 नंबर का सूत्र आता है, पुष्करार्धे चा, बोलिए पुष्करार्धे 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 चा, पुष्करार्धे च चा मतलब उतने ही, पुष्करार्धे चा मतलब उतने ही, कितने, जितने धातकी खंड में क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, उतने पुष्करार्ध मतलब यहाँ पे बोला आधे पुष्कर वर्ग में है, यानी पूरे पुष्कर में तो धातकी खंड से डबल है। ध्यान से समझना, ये जो पूरा पुष्कर द्वीप है उसमें तो धातकी खंड से डबल सब आ जाता है, लेकिन हमारा गिनती आधे की आ रही है। तो आधे में स्वाभाविक रूप से कितने होंगे, जितने जितने धातकी खंड में हैं उतने ही पुष्करार्ध में हैं। मतलब सेम जम्बू द्वीप में कितने हैं, जम्बू द्वीप में 6 पहाड़ हैं, 7 क्षेत्र हैं, तो धातकी खंड में कितने होंगे बताओ, 12 और 12 14 हाँ, 12 और 14 और पुष्कर वर्ग में कितने होंगे, 12 और 14। और 14 मैंने पुष्कर वर्ग बोला, पुष्करार्ध नहीं बोला। 24 और 34 जानबूझ के मैंने ये शब्द बोला जिससे आप इसके अंतर को समझ सकें। सूत्र में स्पष्ट पुष्करार्ध ये शब्द प्रयोग किया है। कौन सा शब्द प्रयोग किया, पुष्करार्ध, मतलब आधे पुष्कर की हम बात कर रहे हैं। पूरा पुष्कर देखने जाओगे तो वह डबल ही होगा, लेकिन हमें पूरा नहीं देखना, हमें कितना देखना है, आधा। तो आधा धातकी खंड के इक्वल हो जाता है। अब देखो ये तो यहाँ पे, अब बोले इसमें मनुष्य कहाँ तक रहते हैं, तो 35 नंबर के सूत्र में आता है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, बोलिए बोलिए प्रांग मानुषोत्तरान, प्रांग मानुषोत्तर मनुष्याः, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, बोलिए मनुष्याः। ओके, मनुष्याः मतलब मनुष्य कहाँ रहते हैं, प्रांग मतलब पहले, किसके पहले, मानुषोत्तर पर्वत के पहले रहते हैं। ठीक है ना, मानुषोत्तर पर्वत के पहले मनुष्य रहते हैं। बोलिए दिनेश भाई। हाँ, मैं ऐसा पूछता था कि पुष्करा में अर्धा में जो नदी और पर्वत है, तो बाकी का अर्ध में भी ऐसे ही नदी पर्वत रहेगा। हाँ सेम, वो मानुषोत्तर पर्वत के पहले जैसी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था मानुषोत्तर के बाद, मतलब डबल हो जाता है, ये समझ लो। समझ में है ना, मानुषोत्तर पर्वत। हाँ तो फिर आगे सब भी समुद्रों में आगे जाएंगे वैसे ऐसे डबल डबल ही सब मिलते ही रहेगा। बीच में सब जगह कोई डिवाइडिंग पर्वत आता है और उस डिवाइडिंग पर्वत के अकॉर्डिंग सब उनकी व्यवस्थाएं बनती जाती है। बराबर ना, अच्छा, तो जैसे स्वयंप्रभ पर्वत था लास्ट में, जैसे स्वयंभू रमण द्वीप में लास्ट बीच में स्वयंप्रभ पर्वत था जिसके कारण वो डिवाइड होती जा रही थी। बराबर ना, वैसे अन्य द्वीप आदि में भी सेम व्यवस्था रहती जाती है। मतलब अधिकतर जितना भी अपने को जानकारी, वैसे तो असंख्या द्वीप के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, आगम में जो लिखा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम जानते हैं, और उसमें जो जितनी भी हमने पढ़ा है उसमें सब डिवाइडिंग की व्यवस्था, उसमें डिवाइडिंग आदि की व्यवस्था ये सब उसकी भांति होती है, पहाड़ आदि से होती है। ठीक है ना, समझे?
देखिए अब आगे क्या कहते हैं, प्रांग मानुषोत्तरान मतलब मानुषोत्तर पर्वत के पहले कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कैसे हैं, बोले प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, मनुष्य के पहले रहते हैं मानुषोत्तर पर्वत, बराबर, मतलब उत्तर उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते, मानुष उसके आगे नहीं जा सकते, इसीलिए उस पर्वत को मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया। ये टोटल जो इसका विस्तार होता है 45 लाख योजन प्रमाण होता है, बराबर। 45 लाख योजन प्रमाणी मनुष्य रहते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते, ऐसा ही यहाँ व्यवस्था समझना। क्लियर हुआ। देखो एक चीज मेरे विचार में आई कि ये जो अड़ीद्वीप है, अड़ीद्वीप मतलब जैसे हमने आपकी पूर्व बताया कि जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र और फिर जाके आधा पुष्कर, ये अड़ीद्वीप कहलाता है। ये 45 लाख योजन प्रमाण, ये 45 लाख योजन प्रमाण ही मनुष्यों का विस्तार है। एक प्रथमान युग में कहानी ऐसी आती है कि एक देव को नंदीश्वर द्वीप में, एक देव को नहीं, मनुष्य को, विद्याधर मनुष्य को नंदीश्वर द्वीप में जाकर अष्टानिका की भक्ति करने का भाव हुआ, बराबर। और उसने एक प्रयास किया कि मैं जाऊं, तो कहते हैं कि वह मानुषोत्तर पर्वत की पहाड़ियों से टकराकर मर गया, मतलब उसको कूद नहीं पाया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, बराबर। समझ में आया। एक ही कंडीशन में आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थिति है कि जिस परिस्थिति में जीव अपने प्रदेशों को मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी निकाल सकता है। मनुष्य के आत्मा के प्रदेश मानुषोत्तर पर्वत के बाहर भी जा सकते हैं, बोलिए। समुद्घात होगा। यस, समुद्घात। समुद्घात की अवस्था। हाँ खुशी बहन, आपका भी यही आंसर था? नहीं सर, मेरा गलत था। मैं आरक शरीर गैस करने वाला। आरक शरीर का तो प्रश्न ही नहीं होता ना, क्योंकि आरक शरीर किसके पास जाता है, केवली श्रुत केवली के पास, और केवली श्रुत केवली कहाँ रहते हैं, अड़ीद्वीप में ही रहते हैं, है ना। इसलिए ये बात तो नहीं है। समुद्घात की अवस्था में ऐसा हो सकता है कि आत्मा के प्रदेश उत्तर शरीर मतलब तेजस और कारमाण के साथ कहीं पर भी जा सकते हैं, पूरे लोक पूर्ण भी जा सकते हैं, बराबर। बोले ये तो भगवानों को होगा, बोले भगवान को होता वो तो है ही, लेकिन कसाय समुद्घात तो नारकियों पे जाकर भी करके आ जाए, देवों के पास जाकर के भी करके आ जाए, बराबर। तो वो तो आत्मा के प्रदेश अपने उत्तर शरीर के साथ में वहां से बाहर निकलते हैं। ये एक ही कंडीशन है कि जहां पर आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं, और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जहां पर मनुष्य के रूप में एनी हाउ कंडीशन किसी भी रूप में मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस कर सके, बराबर। हम जैसे लोगों को तो पता भी नहीं है कि मानुषोत्तर क्या है। विद्याधर आदि को जरूर कभी कभार ऐसा लगे कि भाई पुष्करवर द्वीप के तीर्थंकर के दर्शन करने गए हों, वहां देशना सुनी हो, और फिर भाव आया हो कि अरे चलो नंदीश्वर द्वीप जाए, तो ये उनके लिए प्रश्न है, बराबर ना, हमारे लिए प्रश्न नहीं। समझ में आया। ये तो भाई ऐसा है कि मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंचना है, तो ये प्रॉब्लम मैक्सिको वालों की है, भारत वालों की तो समस्या ही नहीं है, भारत को तो पहले मैक्सिको पहुंचना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया। तो हम जैसे भारतवर्षी लोगों को तो कोई बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है, क्योंकि जितना दिखता है उतना ही हम नाप नहीं पा रहे, तो आगे जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, बराबर। इतना सुनने के बावजूद बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ पर होते हैं वो आप लोगों ने नहीं किए, और शायद बहुत जैन धर्म की श्रद्धा नहीं हो इसलिए नहीं किए होंगे। वो होती है करंट भूगोल के साथ में इस भूगोल की कंपैरिजन, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो चांद तक पहुंच गए, हम तो यहाँ तक पहुंच गए, हम तो वहां तक पहुंच गए। जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बड़ा संभाल के पढ़ाना पड़ता है, बराबर। क्योंकि हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं कि भाई पृथ्वी स्थिर है और चांद सूर्य घूम रहे हो, स्कूल में कुछ अलग पढ़ के आते हैं, तो वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा पढ़ाते हो, टीचर वैसा पढ़ाते हैं। तो वो बच्चों के प्रश्न होते हैं और बहुत समस्याएं होती हैं। आप सब लोग बड़े हो गए हो इसलिए कोई समस्या नहीं आई,
और मैं जानबूझ के मुसीबत क्यों मोल लूं? बोलिए खुशी बहन, आ गई मुसीबत, चलो। सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अर्थ फ्लैट है, ये जो अपने ज्योग्राफी में, और अर्थ गोल है, वो तो कई बार प्रूफ साइंस में हो चुका है। देखो, तो वो दोनों का डायलेमा समझ में नहीं आता। नहीं, मैं दो बातें आपको बताता हूँ, उसके पीछे प्रश्न बहुत बढ़िया है, और आप अगर मेरे से सर्वज्ञ के जैसे उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मेरी बुद्धि के अनुसार जरूर कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो दो हमारे बातें। लिए आप सर्वज्ञ है। ना ना भाई ना, इतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए हमें। छदमस्त का भी छा नहीं हूं मैं, ऐसा समझ लो आप। हम दो बातें इसमें बोलना चाहूंगा, एक है साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू और एक है जैन धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, पहले नंबर देखो, पृथ्वी गोल है, ये किसने देख लिया? आप जो सैटेलाइट से इमेज लाते हैं, मेरे एक मित्र हैं, वो इसरो में काम करते हैं, बराबर, और इसरो में कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कंप्लीट पृथ्वी की ऐसी, जैसे कोई भी सैटेलाइट ऐसा नहीं होता है जो कंप्लीट पृथ्वी की ऐसी क्लियर फोटो आपको निकाल के दे सके। तो क्या होता है, ये वो जो फोटोज आती हैं जो आप देखते हो गोल गोल की, वो सब क्यूब्स में आती हैं, छोटे 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 क्यूब्स में आती हैं, और फिर आप उसको एक कंपाइल करके, एक पजल को सेट करके वो चीज आप बोल देते हो। इसीलिए इसका कोई भी ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कोई फोटो की कोई जाके देख सके कि पृथ्वी मतलब इसकी भांति गोल है, कि ऑरेंज की भांति गोल है, कि इसकी भांति, ऐसा कंप्लीट देख सके, ऐसा कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बस इनकी छोटी छोटी छोटे छोटे क्यूब्स के आधार पर हम एक इमेजिन करते हैं। अब वो ऐसा डिलेमा क्यों होता है, उसके पीछे शास्त्रों में एक कारण बताया है, शायद वो आपके लिए कारण नहीं बने। आई थिंक मुनि सुब्रत नाथ भगवान का एक काल था, कि किसी एक भगवान का काल था, उस समय में जब वो पृथ्वी पे एक बहुत बड़ी भूकंप जैसा आया, और भूकंप आने पर जो चित्रा पृथ्वी थी ना, चित्रा पृथ्वी, वो चित्रा पृथ्वी अपने स्थान से 500 धनुष ऊपर उठ गई, यानी इस शेप में। ये शास्त्रीय प्रमाण में आपको बोल रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और ये तब लिखे गए शास्त्र हैं कि जब ये भूगोल संबंध का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, बराबर ना, क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली का कॉन्सेप्ट है। पुराने समय में तो जियोसेंट्रिक वर्ड था, बराबर। तो उस समय ये बात लिखी गई थी कि एक फ्लैट चित्रा पृथ्वी पर एक ऐसा भूकंप आया, तो इसके कारण ये जो बीच है ये उठ गया, 500 धनुष ऊपर उड़ गया। अब 500 धनुष ऊपर उड़ गया, तो अभी आपको मेरा कैसा दिख रहा है फ्लैट होते हुए भी कैसा दिख रहा है, गोल। अब इस शेप की आप फोटो, नीचे वाले शेप की आप फोटो नहीं ले पा रहे हो, मात्र इसकी अगर आप फोटो लेते हो तो आपको कैसी दिखाई देगी, ये गोल। तो ये कॉन्सेप्ट से मे बी जो फोटोज या जो भी सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस आती हैं, उसके कारण वो पृथ्वी को गोल होने का भ्रम होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ख्याल में आया कि नहीं है? तो अभी तक मेरा जो दोनों तरफ का ज्ञान है, मतलब मैंने जो अदर स्ट्रीम्स पढ़ी हैं एक बात, और जो जैन दर्शन पढ़ा है दो बातें, उन दोनों में से एक एक पॉइंट मैंने आपको लगा के बताया कि एक तो जो वो कहते हैं कंप्लीट गोल है, उसकी कंप्लीट पिक्चर कोई भी नहीं है। ये सैटेलाइट छोटी छोटी पिक्चर्स देते हैं, फिर हम उन पिक्चर को एक अरेंज करके, आप जितने भी गूगल में सर्च करके देखेंगे ना फोटो, और जो फोटो आएंगी वो कोई भी फोटो एक फोटो नहीं है, ये अनेक फोटो का कलेक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो इसके हिसाब से कई बार क्या होता है कि हम अपनी धारणा के हिसाब से फोटो को जोड़ देते हैं, ऐसी चीज है नहीं है, बराबर, लेकिन हम अपने हिसाब में कोई चीज सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से जोड़ देते हैं। तो ऐसी ही एक धारणा बन गई है कि भाई ये पृथ्वी गोल है, तो वो फोटो को उस हिसाब से अरेंज कर दे। अगर वो कोई पृथ्वी फ्लैट है तो फोटो को उस हिसाब से अरेंज करे। तो गोल होने का भ्रम क्यों होता है? वो गोल होने का भ्रम, ये मुनि सुब्रत नाथ भगवान के टाइम पे जो पृथ्वी 500 धनुष ऊपर उठी, उस 500 धनुष ऊपर उठने के कारण ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये गोल होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसे नहीं जा पाया पृथ्वी पर, ऐसे सब गए। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं है सैटेलाइट, अगर आपको उसका पता हो ऑर्बिट का, कि जो इस तरीके से राउंड करता हो, जिससे कंप्लीट उसका पता। वो कैसे राउंड करते हैं? ऐसे। सारे सैटेलाइट पृथ्वी की गति के हिसाब से वो बताते हैं कि घूम रहे हैं, बराबर ना। तो मे भी एक एक धारणा, एक सिद्धांत, प्रिंसिपल बैठ गया हो,
जिस प्रिंसिपल के कारण वो सब चीजें आ रही। आज ये चल रहा है कोई बात नहीं, कल के दिन कुछ दूसरा भी माना जा सकता है। विज्ञान में तो नई नई चीजें होती रहती हैं। कभी कहते हैं कि भाई इससे बनी है धरती, कभी कहते हैं उससे बनी, कभी कहता है ये होता है, कभी कहता है वो होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बराबर। तो एक जो डिलेमा है उससे आपको एक मेरी तरफ से जो समाधान है वो ये है। दूसरे नंबर की बात, सर्वज्ञ का ज्ञान, सर्वज्ञ का, देखो एक बात आप बहुत गहराई से समझिएगा, मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, जैन दर्शन में भूगोल बताना कभी मेन सब्जेक्ट के रूप में रहा ही नहीं। देखो क्या बोला, फिर से समझो। भगवान की वाणी आपको पृथ्वी के अस्थि पंजर समझाने के लिए नहीं हुई है, भगवान की वाणी आपको भगवान बनाने के लिए निकली है, बराबर। तो ये भूगोल आई कहां से? बोले भूगोल एक सिंपल जो भी, देखो उसके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, जानने लायक बात है। क्या है कि हमेशा जो व्यक्ति जहां रहता है उसके बारे में जानना चाहता है, जानना चाहता कि नहीं जानना चाहता, बराबर। आप अगर कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं अगर 2 घंटे के लिए भी ट्रेन रुकती है, इन केस हॉल्ट के लिए अगर 2 घंटे तक है ना ट्रेन रुकी रहेगी, तो आप 2 घंटे में उस जगह की सब चीजें जानना चाहते हो कि भाई यहाँ की पॉपुलर वस्तु क्या है, यहाँ पे खाने का क्या मिलता है, यहाँ घूमने का क्या है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कैसे लोग रहते हैं, भाषा क्या चलती है। मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि जिसके कारण वो जहां रहता है वहां के बारे में सब जानना चाहता है। वो जरूरी है कि नहीं जरूरी, वो सेकंड नंबर की बात है, बट वो जानना चाहता है कि अगर 2 घंटे भी कहीं रुके तो वो जानना चाहता है कि मैं कहाँ हूँ। बस में नहीं होता, कई बार कार में हम जा रहे हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं तो गूगल पे यही देखते रहते हैं कि अब कहाँ आ गए, अब कहाँ आ गए, अब कहाँ आ गए। ट्रेन में नहीं देखते बार बार अब कहाँ आ गए, अब कहाँ आ गए। तुम्हें उतरना है क्या? उतरना नहीं है, लेकिन जाने बिना चैन नहीं पड़ती। सेम बात यहाँ पर आचार्यों के साथ में भी हुई कि आचार्यों को भूगोल बताने में, लोग समझाने में कोई रस नहीं था, लेकिन व्यक्ति की जिज्ञासा इतनी थी कि वो उसके जाने बिना उसको चैन नहीं पड़ती थी। इसीलिए, और आज जो अलग से स्टडी करने की पैटर्न डेवलप हुआ है, हर चीज की अलग से स्टडी करने का, पहले नहीं था। पहले सब चीज की कंपाइल स्टडी होती थी। अगर वो एक स्ट्रीम पढ़ रहा है, जैसे जैन दर्शन पढ़ रहा है, तो फिजिक्स भी जैन दर्शन से पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी जैन दर्शन से पढ़ेगा, साइंस भी जैन दर्शन से पढ़ेगा, आर्ट क्राफ्ट वो सब जैन दर्शन से पढ़ेगा। तो जो आज अलग अलग डिसिप्लिनरी एक स्ट्रीम है, स्टाइल है पढ़ने की, पहले सब इंट्राडिसिप्लिनरी था, सब एक में मिलता था। तो आचार्यों ने ग्रंथों में भी सब सामान्य बातें एक में डालने का प्रयास किया कि भाई जो जो इसके अंदर में कॉमन जिज्ञासाएं हैं, कहाँ रहता है, क्या नहीं है, उन सबको उन्होंने इनके माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया। इसीलिए अगर कोई फैक्ट, मैं क्या कहता हूं, कॉन्सेप्ट तो पर तो भरोसा है, लेकिन कुछ फैक्ट में परस्पर गड़बड़ी हो सकती है कि भाई यहाँ पे इतना हाइट बोली, वहां पे इतनी हाइट बोली। तो एकाध अगर फैक्ट में कोई गड़बड़ी आए तो उससे ये नहीं समझ लेना कि जैन धर्म खंडित हो गया, क्योंकि जैन धर्म को ये बताने की का मेन कोर्स नहीं है। अगर कोई आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर क्रिकेट का शौकीन है और ऑपरेशन करते करते उसने ये बता दिया कि भैया पता है भारत मैच जीत गया है, पता है भारत ने 400 रन बना लिए, पता है क्या कहते हैं विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है। अब अगर उसने ये बता दिया, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का विषय था, आपके इंटरेस्ट का विषय था, आपको क्यूरियोसिटी थी, उसको क्यूरियोसिटी थी, आपका मन अस्थिर हो रहा था और उसको बताने का भाव हो रहा था, और इसके कारण अगर उसने बता दिया और कोई फैक्ट गलत हो गया, तो क्या आप उस पर ये ब्लेम करेंगे कि नहीं तू ऑपरेशन के पैसे वापस निकाल क्योंकि तूने ये फैक्ट गलत बताया? पॉइंट समझना? तो हम डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाते हैं, हम डॉक्टर के पास ये एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं कि वो हमारे अंदर का कैंसर निकालेगा। पॉइंट समझना है? वो मेन गोल है। अब अगर कोई फैक्ट उसके द्वारा जो मेन गोल नहीं है वो बताया जा रहा है, आपने गलत सुन लिया, आपने गलत समझ लिया, उसके कारण उसके डॉक्टरी का ज्ञान बेकार नहीं हो जाता। ये मूर्खों वाली बात है। जो मूर्ख ऐसा कहते हैं कि ये गलत है तो वो भी गलत है। अगर ऐसा कैसा डॉक्टर, इसे पता ही नहीं कि विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी थी, 95 पर आउट हो गया था। अरे 95 पर हो चाहे 100 पर हो, उससे डॉक्टरी पे फर्क नहीं पड़ता और ना उससे तेरे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है।
दवा गलत लिखे तो डॉक्टर खोटा, फैक्ट गलत बता दे तो उससे कोई डॉक्टरी पे। ऐसे ही भगवान का मूल काम, वाणी का मूल काम आपको भगवान बनाने का है। भगवान बनाने के मार्ग में कोई गड़बड़ी आए तो भगवान खोटे, क्योंकि वो उनका मेन सब्जेक्ट है। ये कोई उनको चटनी चूरण नहीं बेच रहा उनको कि ये लोग ऐसा ना, वो लोग ऐसा, फलाना। ये तो सब जिज्ञासा है, तुम्हें जानने की इच्छा है, उनके ज्ञान में आया, उनके ज्ञान से अन्य भगवान आचार्य भगवंतों के पास आया। तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो तुम्हें जो करना हो वो करो, क्योंकि ये केवल सूचनाएं हैं, इससे कोई आपके सम्यक दर्शन से फर्क पड़ता नहीं। इसीलिए मेरे पास में भी कोई अगर आता है तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलता हूं कि भैया हम तुम्हें जैन दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोक की क्या संरचना है ये बताएंगे, आपके ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बट इसके बावजूद भी हम 100% श्योर नहीं है कि आपके तमाम क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कर पाए। आपको जैन दर्शन पे श्रद्धा हो तो बता सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें जहां से इंफॉर्मेशन लेना हो तो लो, उससे कोई तुम्हारा सम्यक दर्शन अटकने वाला नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो हमें डॉक्टर का कोर सब्जेक्ट पकड़ना चाहिए। डॉक्टर की अदर इंफॉर्मेशन पे कदाचित जोर नहीं भी दो तो भी चलेगा। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो कुछ बातें जो मैंने आपको कही उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मनुष्य लोक पर अपन आते हैं, मनुष्य लोक में ये बात आएगी। अगला जो सूत्र आता है ये थोड़ा देख लें आप तो अच्छा रहेगा कि यहाँ कहाँ पर क्या क्या कितना है। बड़ा सरल सा है, धात की खंड और पुष्करार्थ तो सब में सेम ही रहेंगे, धात की खंड और पुष्करार्थ सेम रहेंगे, और वह जम्बू द्वीप के डबल रहेंगे। यानी पुनः अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगी बहुत सारी सूचनाएं, लेकिन ये 2-3 को याद कर लोगे तो सब याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भरत में 1 जम्बू द्वीप, 1 धात की खंड, 2 धात की खंड और 2 पुष्करार्थ। ऐरावत में 1 जम्बू द्वीप, 2 धात की खंड, 2 पुष्करार्थ। मेरू 1 मेरू, 2 धात की खंड में मेरू है, 2 पुष्करार्थ में है। बराबर। विदेह क्षेत्र में बता दिया। अब उत्तम भोग भूमि कितनी है साहब जम्बू द्वीप में? बोलेगी देवकुरु उत्तर कुरु। धात की खंड में कितनी होंगी? 4, पुष्करार्थ में 4, मध्यम भोग भूमि 2-4-4, जघन्य भोग भूमि 2-4-4। ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? होनी भी नहीं चाहिए, बड़ी सरल सी बात है। अब कहते हैं मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर मुझे बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? सरल सी परिभाषा है, वो हिंदुओं के पास तो एक उत्तर है कि मनु की संतान है इसीलिए मनुष्य कहते हैं। आप किसको अपनी आपकी संतान मानते हैं? मनु की संतान मानते हैं? बोलो आप किसकी संतान हो? हिंदू लोग तो क्या कहते हैं, मनुष्य क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पहले ऋषि थे मनु और सारी संतानें किसकी? मनु की संतान है, इसीलिए मनुष्य। नहीं, मनु नाम के ऋषि की संतानें होने के कारण हम मनुष्य नहीं है, बल्कि मनन करने के कारण, मनस्वी होने के कारण हम मनुष्य हैं। जो मनन करता है, जो चिंतन करता है वो मनुष्य है, और जो मनुष्य होते हुए भी चिंतन नहीं करता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य होने पर भी कौन है? पशु तुल्य है। बराबर। तो हम मनुष्य हैं इसलिए हम तत्व विचार करें, तत्व विचार करें, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करें और भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो हमारी मनुष्य भाव की सार्थकता है।